Hello student, welcome back to the channel Be Biological with Sachin Punia. Here I am Sachin Punia comes with the new lecture. Let's start. तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर है उसका हम नाम देख लेते हैं. नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. ओके, अब सबसे पहली बात एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूं. अगर हम बात करते हैं साइकिल की, साइकिल के अंदर बहुत सारे काम हैं जो रिपीटेड मैनर में चलते रहते हैं. ओके, वो चलती रहेगी और एक सेम काम को रिपीट करती रहेगी, उसको बोलते हैं सेल साइकिल. ओके, यहाँ पे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं मैं सेल डिवीज़न क्या होता है. सपोज करो आपके पास कोई सेल है जिसका क्रोमोसोम पैटर्न है 2n, मतलब कि उसके पास 46 क्रोमोसोम है और फिर वो डिवाइड हो गई दो सेल्स के अंदर. दोनों सेल्स कैसे हैं आपकी? डिप्लॉयड है. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो एक सेल से बाकी दो सेल बनी है इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न. और ये काम जो है ना एक सेल लगातार अपनी ज़िंदगी में करती रहती है, या ह्यूमन बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये सेल डिवीज़न होता रहता है. तो इसके फेजेस बनते हैं कि कब वो डिवीज़न होता है, कब वो रेस्ट करती है, कब वो कुछ नया मटेरियल सिंथेसाइज करती है. तो इस तरीके से ये साइकिल जो है अलग अलग इसके हिस्से पूरे होते रहते हैं. एक सेल की लाइफ के अंदर अलग अलग फेज आते रहते हैं, तब जाके बनती है सेल साइकिल. और एक जो सिंपल डिवीज़न को क्या बोलेंगे हम? सेल डिवीज़न. तो भी पढ़ते हैं यहाँ से. आई थिंक आपको नाम क्लियर हो गया होगा. आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? ये तो आपको पता है. हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं. हम हालांकि लार्जेस्ट नहीं है, सबसे बड़े नहीं हैं, लेकिन हम भी कभी एक सेल से ही स्टार्ट हुए थे. ओके, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे कि हम किस सेल से बनने स्टार्ट हुए थे. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म. अब देखो, हैरानी की बात यह है कि कैसे एक सेल से हम इतने बड़े बन गया, कोई और बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे इतना सारा बड़ा बन जाता है. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टर ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये एक सेल के फीचर हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को तो छोड़ो आप, ये एक सेल के भी फीचर हैं. सेल भी ग्रो करती है, सेल भी रिप्रोड्यूस करती है. देखो, इंसान जानवर तो करते ही करते हैं, वो एक अलग बात है. All these reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cell each time they divide. जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, जो सेल है वो डिवीजन होता है उनका, वो टूटती हैं और हर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को जन्म देती है. These newly formed daughter cell can themselves grow and divide. अब जो नई सेल्स बनी हैं वो खुद भी क्या कर सकती हैं? ग्रो कर सकती हैं. ओके, new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell is called progeny. और बाद में पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी जो कहलाती है आपकी प्रोजेनी. इन अदर वर्ड, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये डिवीज़न का तरीका है और जो ये डिवीज़न साइकिल चलती है बार बार लगातार, इससे मिलियंस ऑफ सेल का एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पैसेज. सेल साइकिल. सेल डिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो भाई, आपकी शुरुआत हुई एक सेल से. ओके, अब अगर आपकी ये एक सेल डिवाइड ही ना करे तो क्या होगा? आप कभी बड़े नहीं हो पाओगे, ग्रो ही नहीं कर पाओगे. ओके, यू नेवर बिकम ए ऑर्गेनिज्म. तो इट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऑर्गेनिज्म, इन द लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस. जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर जो डीएनए होता है वो भी डिवाइड करता है, वो भी रेप्लिकेट करता है और वो सेल भी ग्रो करती है. ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन. ओके, इन सारे कामों को क्या बोलते हैं? मतलब कि सेल का डिवीजन, सेल डीएनए की रेप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ, तीनों चीज़ें क्या रहेंगी? आपकी साइकिल का पार्ट रहेंगी. डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेट वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी. तो ये सब इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बिल्कुल सेम एक पैटर्न के अंदर हों, जो जीनोम है वो इंटेक्ट रहे, ये ना हो कि मटेरियल बदल जाए जेनेटिक. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम. तो वो जो सीक्वेंस रहेगा उन इवेंट का
वो क्या रहेगा, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टोटल सेल, मतलब कि सेल डुप्लीकेशन का काम, ठीक है, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, यहाँ पे क्या था ये जीनोम, सिंथेसिस जो रिक्वायर्ड चीज़ें रहेंगी, जो जो चीज़ें डिवाइड करने की चाहिए वो सारी बनेंगी, उसके बाद अल्टीमेटली कोई चीज़ डिवाइड कर जाएगी। उन तीनों चीज़ों को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। यहाँ पे आसपास कोई डायग्राम होना चाहिए, अभी देखते हैं अगले पेज पे, उसको भी करेंगे। तो ये सारी की सारी ओवरऑल क्या कहलाती है, आपकी सेल साइकिल। ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब सेल की ग्रोथ तो चलती रहती है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द साइकिल। देखो साइकिल के दौरान जो ग्रोथ बोली गई है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो डीएनए का डिवीजन होगा वो एक खास टाइम पे ही होगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम DNA are then distributed to the daughter nucleus by a complex series of events during cell division। और एक खास सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होगा उस टाइम पे जो डीएनए है वो एक खास तरीके से क्या होगा, फर्दर सेल्स को पहुंचा दिया जाएगा। दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये सारे काम खुद भी अंडर द जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। ये रही आपकी सेल साइकिल। देखिए इधर ये आपकी सेल साइकिल दिखा रखी है इधर, ओके। इसमें ये वाला जो फेज है ये है एम फेज। एम फेज का मतलब है माइटोसिस फेज, मतलब कि जिसमें डिवीजन होगा, ओके। बाकी ये जो G1 फेज है इसमें ग्रोथ होगी। एस में सिंथेसिस होगा मटेरियल का, तो नहीं देखो यहाँ पे सेल डिवाइड कर गई, ग्रो करके रेस्ट कर रही है, वो अपनी ग्रोथ कर रही है, अब दोबारा डिवाइड करने के लिए उसमें सिंथेसिस होगा मटेरियल्स का, ठीक है। फिर जो और दो चार प्रोटीन वगैरह चाहिए वो बनेंगे, अगेन फिर डिवीजन होगा, फिर रेस्ट, फिर सिंथेसिस, फिर डिवीजन, रेस्ट, सिंथेसिस, डिवीजन। तो ये जो तीन के बीच में सर्कल है चलता रहेगा, और ये कहलाएगी आपकी सेल साइकिल। इनको हम साफ कर देते हैं। इधर आते हैं ना टॉपिक पे, फेजेस पढ़ेंगे अभी हम सेल साइकिल के। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। एक ह्यूमन सेल कल्चर करके समझाई गई है। दीज सेल्स डिवाइड इन वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। जस्ट अभी भाई यहाँ पे अर्थक्वेक का एक झटका आया था, क्या आपके घर भी आया था? अभी बताया है कि भाई ह्यूमन के जो सेल है वो लगभग 24 घंटे में डिवाइड करती है। ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन सेल के स्टडी के ऊपर ही बनाया गया है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। और ये जो डिवीजन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिफर करेगा, और सेल टू सेल भी, मतलब कि अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके से डिवाइड करती हैं। यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट्स। लगभग 1.5 घंटे के अंदर जो यीस्ट है वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अभी जो साइकिल है ये दो बेसिक फेजेस के बीच में डिवाइड है, वन इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज, माइटोसिस फेज। ये जो रहेगा आपका तामझाम ये सब किसके अंदर आता है, इंटरफेज के अंदर, और ये जो रहेगा आपका ये आता है सब माइटोटिक फेज के अंदर। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कौन सा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur। अब मैं आपको बता दूं माइटोसिस क्या होता है, हालांकि आगे हम पूरा पढ़ेंगे भी। जब मैंने आपको बताया था कि एक डबल क्रोमोसोम वाली जब सेल टूटी थी, डबल क्रोमोसोम वाली ही दूसरी सेल्स के अंदर, तो देखो इनका जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था, तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ओके। अगर ये हाफ हो जाता तो हो जाता है रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन क्योंकि ये सेम है तो इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से एक एम फेज है, फिर एक सेल मैच्योर हो रही है, फिर से वो डिवीजन शो करती है, ओके। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो ये चीज़ है इसको बोलते हैं इंटरफेज, द टाइम, ओके, द फेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर, देखो एक कमाल की बात, 24 घंटे में
जो एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, ह्यूमन सेल की, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। जो एम फेज है वो 1 घंटा ही होता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द टाइम, दैट मीन्स नियरली 23 ओके 23 आवर का तो आपका रहेगा इंटरफेज और 1 घंटे का रहेगा आपका माइटोटिक फेज। ओके, द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। और अब एम फेज की स्टार्टिंग कैसे होती है? न्यूक्लियर डिवीजन से। कोरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस, डॉटर क्रोमोसोम हटने शुरू हो जाएंगे, एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और बाद में साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन होगा। तो समझो इसको ऐसे, अगर कोई आपके पास सेल है, ओके, ये एक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस रहेगा इस तरीके का रहेगा, और इसमें पड़े होते हैं भाई, देखो ये इस टाइम पे ना ये डाइल्यूट है, ये क्रोमेटिन फाइबर हैं अंदर वाले जो हैं, ठीक है। अगली स्टेज में क्या हो जाएगा, ये पतला होना शुरू हो जाएगा, आपका जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो हमने बनाई थी वो टूटनी शुरू हो जाएगी, ओके। और जो बीच में क्रोमेटिन फाइबर थे वो भी डेंस होके मतलब क्रोमोसोम बन जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर बिकम क्रोमोसोम्स, एक्स शेप बॉडी की प्रेजेंस ले लेंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे एक टाइम पे, ओके। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो रहेगी नहीं, ये कहीं कहीं पड़े रहेंगे सेल के अंदर। बाद में मेटाफेज प्लेट बनेगी, वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे माइटोसिस की कंप्लीट प्रोसेस को। तो समझो कि कैरियोकाइनेसिस, किसी सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, किसी सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और अगर वो सेल ही डिवाइड करने लग जाए पूरी तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ओके। द इंटरफेज दाउ कॉल द रेस्टिंग फेज। तो इंटरफेज को बोलते हैं हमने रेस्टिंग फेज। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। और भाई जब डिवीजन हो गए तो सामान बांटना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो जो टाइम रहेगा उसको बोलेंगे रेस्टिंग फेज या इंटरफेज, जिसके अंदर सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से द इंटरफेज इज डिवाइड इनटू 3 फेजेस। अब इंटरफेज के भी 3 टुकड़े कर रखे हैं, अभी ऊपर आपने डायग्राम में देखा ही था, ये यहाँ पे देखा था G1 ओके S एंड G2 फेज। अब देखते हैं ये क्या चक्कर है यहाँ पे। G1 फेज को गैप 1 फेज बोलते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और G2 फेज को गैप 2 बोलते हैं। G1 फेज कोरस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि अगर मैं इधर दोबारा से उसको बनाता हूँ, अगर ये G1 फेज है, ये S है, और ये G2 है, ये माइटोसिस है, तो देखो क्या है, ये इंटरवल है माइटोसिस के बीच में, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। तो इसका मतलब है कि S के अंदर क्या रहेगा, आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, S फेज के अंदर आके आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये मेटाबॉलिज्म शो करती है और लगातार ग्रो भी करती है, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं करती डीएनए का, क्योंकि वो देखिए इसमें होगा S फेज में। S और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ओके। तो S फेज वो हिस्सा है जो बिगिनिंग को स्टार्ट करता है डीएनए रेप्लिकेशन की। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इस पार्ट के अंदर जो जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता, जस्ट अमाउंट डबल हो जाता है, ओके। जैसे कि एक सेल के पास 2 kg का डीएनए था तो वो 4 का मान लो, kg को कंसीडर मत करना दिमाग में, बस मैं यूनिट बता रहा हूँ। अगर एक पेरेंट सेल के पास 2C डीएनए मटेरियल है तो वो 4C हो जाता है, ओके, ताकि जब डिवाइड हो तो 2C और 2C रहे, जैसा कि पेरेंट सेल की तरह होता है इक्वेशनल डिवीजन में, ओके। इसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज नोटेड 2C। अगर हम आप शुरू वाले को 2C बोल देते हैं तो ये डबल हो गया 4C हो जाता है, ये जस्ट कंसिडरेशंस हैं, ओके। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। देखो भाई क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ द सेल हैड टू डिप्लॉयड or 2n number of the chromosome at G1 phase, even after S1 phase the number of chromosome remain the same। समझ गए?
मतलब कि अगर आपके सेल के पास G1 S G2 M, G1 फेज के टाइम पे अगर 23 पेयर क्रोमोसोम के थे तो G2 में भी 23 पेयर ही मिलेंगे। दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम ही यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके सॉरी, तो ये इस तरीके से बताया है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड सेंट्रियोल, देखो भाई सेंट्रियोल बहुत ज़रूरी है एनिमल सेल में, ठीक है। सेल वाला चैप्टर में पढ़ाते हैं इनके बारे में। सेंट्रियोल करेंगे डिवीजन में हेल्प, तो ये भी वहाँ पे बनते हैं। इस तरीके से आपकी सेल है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा था वो ऐसे होते हैं ना कार्टव्हील शेप के, तो वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे जो बाद में हेल्प करेंगे सेल को डिवाइड करने में। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, G1 फेज में कोई काम नहीं होता, ठीक है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और अपना मस्त लेटती है। S2 के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है जो यहाँ का मेन इवेंट है, और G2 के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, डीएनए प्लस में सेंट्रियोल्स। ओके, ये मेन काम है दो यहाँ पे होंगे, ठीक है, और ग्रोथ तो एक्टिव तीनों में ही रहती है। ओके, अब पढ़ते हैं हम आगे। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। देखो भाई ऐसा भी होता है कि कुछ सेल डिवाइड ही ना करे, तो क्या वो भी जीवन फेज में जाएंगी? नहीं। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडिड और रिप्लेस सेल दैट हैव टू बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ द सेल। तो ये लिखा है कि भाई कई सेल जो हैं जो कभी डिवाइड करती नहीं, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इंजरी वगैरह के या लॉस के टाइम पे ही डिवाइड करती हैं। तो क्या ऐसी सेल भी जीवन में एंटर करेंगे? नहीं। दीज सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट जी फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विंसेंट फेज। वो G0 में या क्विंसेंट फेज के अंदर एंटर कर जाती हैं। सेल्स इन दीज स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। ओके, इनके अंदर सेल एक्टिव तो रहती है लेकिन वो कभी भी डिवाइड नहीं करती आगे, कभी भी ज़्यादा कोई काम नहीं करती जब तक कि उनको कहा ना जाए। लिखा है ना, कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक ऑर्डर ना मिले, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज द ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। देखो भाई सोमैटिक सेल और दूसरी होती हैं सेक्स सेल, और आप इनको जर्मिनल या जर्म सेल भी बोल देते हो। ओके, तो सोमैटिक सेल आपकी शो करती है इक्वेशनल डिवीजन, इससे आपकी पूरी बॉडी बनी होती है, पूरी ग्रोथ वगैरह इन्हीं से होती है, हाथ पैर आँख नाक कान। और जो आपके टेस्टिस और ओवरीज वगैरह हैं वो उनके काम यहाँ होते हैं, ठीक है, उनको क्रोमोसोम बनाने होते हैं, मतलब कि हाफ नंबर वाले सेल्स बनानी होती हैं। रिडक्शनल डिवीजन होगा ये। ओके, तो क्या लिखा है, सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू वेयर हैप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ एग्जांपल भी हैं लाइक हनी बी वगैरह है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल। प्लांट के अंदर तो दोनों में होता है काम। फ्रॉम योर रिकोलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द अल्टरनेस ऑफ जनरेशन। आप हैप्लॉयड डिप्लॉयड वाला चैप्टर क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे, इसको छोड़ देते हैं बिगली और छोड़ो। अभी ये जो था आपका इंट्रोडक्शन था आपका पूरा, इसके बाद आएगा माइटोसिस फेज। ओके, इस माइटोसिस फेज को पढ़ूंगा मैं अगली वीडियो में। जब तक आप इसको पढ़ो समझो, क्वेरीज हों तो लिखो, और इसके बाद आएगा सिग्निफिकेंस के बाद मियोसिस। ओके, तो कहाँ थे हम, वहीं पे ला के इसको छोड़ देते हैं। तो अगली वीडियो हमारी एम फेज से शुरू होगी। जब तक के लिए घर पे रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, अच्छा पढ़ो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।